नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज मैं अपने उपन्यास चाहत तेरे इश्क की का दूसरा भाग लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। पहले भाग में आपने देखा कि सौदामिनी के कोठे पर ठाकुर विक्रमादित्य प्रताप आते हैं और वहाँ पर दोनों में जो वार्तालाप होता है, उसके बाद विक्रमादित्य वापस अपनी हवेली चले जाते हैं। उसके बाद सौदामिनी अतीत की यादों में खो जाती है। तो चलिए सुनते हैं कहानी का दूसरा भाग, चाहत तेरे इश्क की। आज सौदामिनी का कॉलेज में पहला दिन था। वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसने जब से होश संभाला था तब से वह हॉस्टल में ही रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। सौदामिनी की माँ 2-3 महीने में उससे मिलने आ जाती थी। माँ हर महीने समय पे पैसे भी भेज देती थी, पर कभी भी अपने साथ घर चलने के लिए नहीं कहती थी। सौदामिनी जब उनके साथ जाने की जिद करती तो वह कहती, वह अकेली नहीं रहती, उनके साथ कई और लोग भी रहते हैं, वहाँ तुम्हें परेशानी होगी। जब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तुम नौकरी करने लगोगी तो हम अलग घर ले लेंगे और एक साथ रहेंगे। माँ की बात सुनकर सौदामिनी का मासूम मन मायूस हो जाता। हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियाँ होली, दीपावली और अपने जन्मदिन पर अपने घर जाती थी, पर सौदामिनी को हमेशा हॉस्टल में ही रहना पड़ता था। जब सौदामिनी हॉस्टल में अकेली त्योहार के दिन उदास होती तो उसके हॉस्टल की वार्डन मार्था मैडम, जो सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थीं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, वह उसके पास आती और उसे समझाती कि तुम उदास ना हो, तुम्हारी माँ भी वहाँ तुम्हारे बिना उदास ही होगी, क्योंकि कोई भी माँ खुशी से अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करती। तुम्हारी माँ की कोई मजबूरी होगी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो शायद तुम उनकी मजबूरी समझ सकोगी, इसलिए वह तुम्हें कभी कुछ बताती नहीं है। जब तुम समझदार हो जाओगी तो वह तुम्हें दूर रहने का कारण बता देंगी। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ही अपनी माँ समझो, हम दोनों मिलकर त्योहार मनाएंगे। हॉस्टल का स्टाफ भी तुम्हारे साथ है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जब से मार्था मैडम ने सौदामिनी को समझाया था, तब से लेकर आज तक सौदामिनी ने कभी भी अपनी माँ से कोई सवाल नहीं पूछा। उसके साथ की लड़कियाँ उसे चिढ़ाती भी थी। एक बार एक लड़की ने तो बहुत ही बेहूदगी से हंसते हुए कहा था, मुझे तो लगता है कि सौदामिनी की माँ कोई गलत धंधा करती है। मेरा मतलब है वो किसी कोठे पर नाचती गाती होगी और अपनी असलियत छुपाने के लिए सौदामिनी को हॉस्टल में रखा हुआ है। क्यों लड़कियों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? फिल्मों में तो ऐसा ही दिखाया जाता है। मोनिका नाम की उस लड़की ने कहा था, जिसका बाप बहुत बड़े कपड़े का व्यापारी था। उसके साथ और सभी लड़कियां सौदामिनी को अजीब नज़रों से देखकर हंसने लगीं। तभी उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की शालिनी ने आगे बढ़कर मोनिका को आड़े हाथों लिया और गुस्से में उसे बहुत बुरा भला कहा। वो खुद भी एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए मोनिका और दूसरी लड़कियों ने वहाँ से हटने में ही अपनी भलाई समझी, नहीं तो शालिनी उनकी शिकायत प्रिंसिपल से कर देती। तब शालिनी ने सौदामिनी से कहा था, तुम जितना लोगों से डरोगी, लोग तुम्हें डराएंगे, इसलिए आज के बाद तुम डरना छोड़ दो, वरना ये दुनिया वाले तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। इनकी फितरत यही है, जो इनसे डरता है उसे ये अपमानित करते हैं और जो इन्हें डराता है उसके आगे पीछे घूमते हैं। आज से लड़कियां तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि आज की तारीख से तुम मेरी सहेली हो। अब तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन से सौदामिनी और शालिनी पक्की दोस्त बन गई। यह दोस्ती आज तक कायम है। शालिनी
उसी शहर में रहती थी। अब हर तीज त्योहार शालिनी सौदामिनी को लेकर अपने घर जाती। शालिनी के घर वाले भी सौदामिनी को बहुत प्यार देते थे। शालिनी का भाई सौदामिनी से राखी बंधवाता था। इस तरह शालिनी और सौदामिनी की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। अब दोनों कॉलेज में आ गई थी। आज कॉलेज का पहला दिन था। सौदामिनी शालिनी का इंतजार कर रही थी, पर अभी तक शालिनी आई नहीं थी। सौदामिनी अकेली कॉलेज कैंपस में खड़ी खुद से ही बातें कर रही थी। शालिनी की बच्ची ने तो मुझे कॉलेज आने के लिए कह दिया और खुद गायब हो गई। आज कॉलेज में पहला दिन है। अगर सीनियर्स ने मेरी रैंकिंग की तो मैं क्या करूँगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। सौदामिनी अभी यही सोच ही रही थी कि कुछ सीनियर्स लड़के लड़कियां उसके पास आए और उससे पूछने लगे, तुम इस कॉलेज में नई हो क्या? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें नाचना गाना आता है? उनकी बातें सुनकर सौदामिनी घबराकर रोने लगी। सौदामिनी को रोता देखकर सीनियर्स उसका मजाक बनाने लगे। अरे अरे, ये तो अभी बच्ची है, एक लड़के ने कहा। इसे चॉकलेट दो, दूसरे ने हंसते हुए कहा। चॉकलेट नहीं, इसे दूध की बोतल देनी होगी, तभी ये रोना बंद करेगी। तीसरे लड़के ने कहा, वो सब तो ठीक है, आजकल के बच्चे भी नाचना गाना जानते हैं, पहले इससे कहो ये नाचे। क्यों बेबी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? चलो नाच कर दिखाओ। अब सोच क्या रही हो? चलो शुरू हो जाओ। तभी पीछे से शालिनी की आवाज सुनाई दी। उससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो। मुझे डिस्को करना और करवाना दोनों आता है, करके दिखाऊं? मैडम, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है आप पहले अपनी कला को दिखाना चाहती हैं। थोड़ा सब्र कीजिए, आपका भी नंबर आएगा। पहले हम इस खूबसूरत प्रिंसेस का नाच गाना देख लें, फिर आपको भी देखेंगे। उस ग्रुप के एक लड़के ने बहुत ही बेहूदगी से शालिनी को जवाब दिया। ए मिस्टर ABC, तुम किसी स्टेट के महाराज हो जो हम तुम्हारे सामने नाच गाकर तुम्हारा मनोरंजन करेंगे? शालिनी ने भी उसी टोन में जवाब दिया। तुम किससे बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है? एक लड़के ने शालिनी को आंखें निकाल कर कहा। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैं किससे बातें कर रही हूँ। मैं एक अहंकारी बिगड़े रईस जादे से बात कर रही हूँ, जिसे अपनी बाप की दौलत का बहुत घमंड है और वो सबको अपने पैरों तले रखना चाहता है, लेकिन मेरी नज़रों में इसकी कोई औकात नहीं है, समझे तुम? अब मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं तुम जैसे बिगड़े अमीर जादों के लिए उसकी हेडमास्टर हूँ, जिन्हें सही रास्ते पे लाना मेरा काम है। दिखाऊं तुम लोगों को कि मैं कैसे बिगड़े रईस जादों को ठीक करती हूँ? शालिनी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इतना कहते कहते ही शालिनी ने आगे बढ़कर अपनी कराटे की पोजीशन ले ली। सभी लड़के पीछे हट गए। शालिनी का ऐसा रवैया देखकर सौदामिनी के चेहरे से भी डर कुछ कम हुआ और उन लड़के और लड़कियों को भी यह बात समझ आ गई कि सामने जो लड़की खड़ी है उससे उलझना ठीक नहीं है। उसके चेहरे पर डर नाम की कोई चीज नहीं थी, उल्टे वो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार थी। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट फैली हुई थी। उन्होंने जल्दी से पीछे हटते हुए मुस्कुरा कर कहा, हम तो मजाक कर रहे थे बहन, आप दोनों का कॉलेज में स्वागत है। और वो वहां से चले गए। उसके जाते ही शालिनी ने घूर कर सौदामिनी को देखा। शालिनी ने सौदामिनी को घूरते हुए गुस्से में कहा, तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या जो तुझे कुछ समझ नहीं आता? तू उन लोगों के सामने रोने क्यों लगी? ईश्वर ने तुझे सुंदरता तो दे दी, पर शायद अक्ल देना भूल गया। तू ऐसे ही हर जगह कमजोर पड़ती रहेगी तो सब तेरा फायदा उठाएंगे। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ जो अंधे के आगे रो रही हूँ। तू तो चिकना घड़ा है, तेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सॉरी यार, क्या करूं, मैं तेरी तरह नहीं हूं, बहुत जल्दी घबरा जाती हूं। मैं बहुत कोशिश करती हूं कि तेरी तरह बोल्ड बनूं, पर जब समय आता है तो डर जाती हूं। पर तू तो है ना मेरी रक्षा करने के लिए, फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? सौदामिनी ने हंसते हुए कहा, मैं हर समय तेरे साथ नहीं रहूंगी, इसलिए मेरे भरोसे रहना बेवकूफ़ी है सौदामिनी मैडम। शालिनी ने घूर कर कहा। तू हिटलर की तरह मुझे डरा क्यों रही है? सौदामिनी ने
हंसकर कहा, मैं डरा नहीं रही हूं, समझा रही हूं, संभल जा। तेरी इसी में भलाई है, वरना तेरी सिधाई तुझी पर भारी पड़ जाएगी, शालिनी ने गंभीर लहजे में कहा। शालिनी की बात सुनकर सौदामिनी के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सौदामिनी को हंसता देखकर शालिनी ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए झल्ला कर कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगी। सौदामिनी ने भी हंसी में उसका साथ दिया। दोनों हंसती हुई क्लासरूम की ओर चली गईं। शालिनी और सौदामिनी की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। इसी बीच सौदामिनी के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। इसे सौदामिनी का दुर्भाग्य कहें या उसके अतीत, जो सौदामिनी की माँ का अतीत था। जब सौदामिनी की माँ का अतीत उसके सामने आया तो उसका जीवन ही बदल गया। उन दिनों की बात है जब सौदामिनी की पढ़ाई का अंतिम साल था। एक दिन सौदामिनी शालिनी के घर गई। वहीं उसकी मुलाकात कुंवर विक्रमादित्य से हुई। शालिनी ने कुंवर का परिचय सौदामिनी से करवाते हुए बताया कि ये उसके भैया के दोस्त हैं और इसी शहर में अपनी स्टील की फैक्ट्री लगा रहे हैं। कुंवर विक्रमादित्य सौदामिनी की सुंदरता को देखते रह गए। ईश्वर ने सौदामिनी को बहुत फुर्सत में अपने हाथों से बनाया था। दूध में गुलाबी रंग मिला हुआ उसका गोरा रंग, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल गुलाबी होंठ, काली कजराली आंखें, उन आंखों में लोगों को सम्मोहित करने वाली कशिश, सांचे में ढला हुआ बदन, कमर से नीचे लटकते काले रेशमी बाल, आवाज इतनी मधुर जैसे संगीत के तार बज उठे हों। सौदामिनी ने हल्के पीले रंग का सलवार सूट पहना हुआ था जो उसके सौंदर्य में चार चांद लगा रहा था। कुंवर विक्रमादित्य सौदामिनी के अद्वितीय सौंदर्य को देखते ही रह गए। उनकी आंखों में उसके लिए एक चाह दिखाई दी। उन्होंने पहली बार किसी इतनी सुंदर लड़की को देखा था और उनकी आंखों में उसके लिए चाहत दिखाई दी। हम ये भी कह सकते हैं कि वह पहली ही नज़र में सौदामिनी को अपना दिल दे बैठे। कुंवर ही नहीं, सौदामिनी भी कुंवर के प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो गई थी। पर जब उसे पता चला कि कुंवर विक्रमादित्य किसी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं तो सौदामिनी ने खुद ही कुंवर से दूरी बना ली। पर कहते हैं ना, जब एक बार इश्क का बुखार किसी पर चढ़ जाता है तो वह आसानी से नहीं उतरता। यही सौदामिनी और कुंवर विक्रमादित्य के साथ हुआ। दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। दोनों प्रेम के सागर में डूबते चले गए, बिना किसी की परवाह किए कि इस बेमेल मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। कुंवर विक्रमादित्य के बुआ का लड़का राजन भी कुंवर के साथ रहता था। वह कुंवर की फैक्ट्री की देखभाल करता था। उसकी बुरी नज़र सौदामिनी पर थी, लेकिन वो सौदामिनी के साथ कुछ गलत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कुंवर विक्रमादित्य के प्यार को नुकसान पहुंचाने का मतलब था खुद की मौत को दावत देना। इसीलिए राजन ने अपने मामा कुंवर विक्रमादित्य के पिता सूरजभान के कान भरने शुरू किए। इसी बीच एक दिन एक ऐसी बात सामने आई जिसका संबंध सौदामिनी की माँ के अतीत से था। राजन के पिता कुंवर के फूफा जी किसी काम से अपने बेटे राजन से मिलने आए। उनके विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि वह एक अय्याश व्यक्ति थे या हैं। शराब शबाब उनकी कमजोरी थी। वह कोठों पर भी जाते रहते थे। उनके चरित्र का असर राजन पर भी दिखाई देने लगा था। जब राजन के पिता ने देखा कि उनका बेटा भी उनके नक्शे कदम पर चल रहा है तो उन्होंने उसे कुंवर विक्रम के पास भेज दिया। कुंवर विक्रम का खानदान बहुत ही प्रतिष्ठित और बेदाग था। उस घराने में दूर दूर तक लोग शराब और शवाब से दूर थे। राजन के पिता ने सोचा, अगर राजन कुंवर विक्रमादित्य के साथ रहेगा तो वह गलत संगत में नहीं पड़ेगा। पर कहते हैं कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण
उसकी परवरिश और संस्कार पर भी निर्भर होते हैं। जैसा संस्कार उसके माता पिता उसे देते हैं, उसका सीधा असर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। वैसा ही राजन के साथ हुआ। वह चाह कर भी अपनी गलत आदतों को बदल नहीं सका। शराब और शबाब उसकी भी कमजोरी बन गई, पर इस कृत्य के विषय में कुंवर विक्रमादित्य को कोई खबर नहीं थी। सौदामिनी और कुंवर का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। अब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और बहुत नजदीक आ गए थे। एक दिन सौदामिनी कुंवर से मिलने नेशनल पार्क पहुंची। कुंवर पहले ही वहां सौदामिनी का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। सौदामिनी को देखते ही व्याकुलता भरे स्वर में पूछा, हम कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? तुमने आने में देर क्यों कर दी? तुम्हें समझ नहीं आता कि तुमसे दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। आज एक्स्ट्रा क्लास थी और फिर ऑटो भी नहीं मिल रहा था, इसलिए देर हो गई, सौदामिनी ने सफाई देते हुए कहा। कुंवर ने सौदामिनी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए बहुत प्यार से कहा, सौदामिनी, तुम्हारा इंतजार हमें बेचैन कर देता है। अब यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती। हम जल्दी ही अपनी रानी माँ से तुम्हारे बारे में बात करेंगे। कुंवर जी, क्या आपके घर वाले मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? मुझे यह सोचकर बहुत डर लगता है, कहीं हमारे प्यार की किस्मत में जुदाई तो नहीं लिखी है? सौदामिनी ने दर्द भरी मुस्कान के साथ पूछा। नहीं सौदामिनी, हमें ऐसा नहीं लगता। हम मानते हैं कि हमारे पिताजी महाराज कुल खानदान मान प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं, लेकिन वह हमें बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि वो हमसे हमारी खुशी नहीं छीनेंगे। अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो रानी माँ तो हमारे साथ हैं ही, तुम चिंता ना करो। फिर बात बदलते हुए कहा, हम यहाँ तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करने आए हैं और तुम हो जो जुदाई की बातें कर रही हो। कुंवर ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। कुंवर की बात सुनकर सौदामिनी ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। कुंवर कुछ और कहते तभी उनका फोन बज उठा। हेलो, उधर से कुछ कहा गया। कुंवर ने कहा, ठीक है राजन, हम तुरंत आ रहे हैं। किसका फोन था? सौदामिनी ने घबरा कर पूछा। राजन का। हमारे फूफा जी कुछ कागजात लेकर के आए हैं, उन्हें पिताजी महाराज ने भेजा है। उस पर हमारे हस्ताक्षर होने हैं, इसलिए हमें जाना होगा, कुंवर विक्रम ने बताया। ठीक है, आप जाइए, मैं भी चलती हूँ। सौदामिनी ने दुखी होकर कहा, तुम अकेली कहाँ जाओगी? हमारे साथ हमारे घर चलो। हम पहले घर चलकर हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ देंगे। कुंवर ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, नहीं, मैं आपके साथ आपके घर नहीं जाऊंगी। वहाँ आपके फूफा जी होंगे, आपके साथ मुझे देखकर वो पता नहीं क्या सोचेंगे। सौदामिनी ने घबरा कर कहा, ये तो अच्छी बात है, फूफा जी के जरिए पिताजी महाराज को हमारे प्यार की कहानी का पता चल जाएगा। कुंवर ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, आपको मजाक सूझ रहा है और मेरी जान निकली जा रही है। सौदामिनी ने झल्ला कर कहा, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर कुंवर ने जबरदस्ती सौदामिनी का हाथ पकड़कर अपनी कार में बिठा लिया। थोड़ी देर बाद कुंवर की कार उनके घर के कंपाउंड में खड़ी हुई थी। कुंवर ने सौदामिनी को कार से उतरने के लिए कहा, पर सौदामिनी ने बाहर आने से मना कर दिया। कुंवर कार से उतरकर जैसे ही अंदर जाने लगे, तभी राजन और उनके फूफा जी बाहर आ गए। कुंवर विक्रमादित्य ने उनसे कागजात लेकर उस पर हस्ताक्षर किया। तभी राजन के पिता की नज़र कार में बैठी सौदामिनी पर पड़ी। सौदामिनी को देखकर उनके चेहरे पर आश्चर्यचकित करने वाले भाव दिखाई देने लगे और वो बड़बड़ाने लगे, चांद भाई यहाँ कुंवर विक्रमादित्य के साथ? राजन के पिता की बड़बड़ाहट इतनी स्पष्ट थी कि राजन ने सुन ली। चांद भाई नाम कुंवर के कानों में भी पड़ा। वह कुछ समझ नहीं पाए। दूसरी तरफ राजन ने चौंक कर अपने पिता की ओर देखा और धीरे से उन्हें चुप रहने का इशारा किया। राजन के पिता को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, अरे कुंवर, ये चांद का टुकड़ा तुम्हें कहाँ मिल गया? इसका परिचय मुझसे नहीं कराओगे? मैं यही कह रहा था। अपने फूफा जी की बात सुनकर कुंवर विक्रमादित्य को थोड़ी हिम्मत मिली। उन्होंने हिचकिचाते हुए धीरे से कहा, फूफा जी, ये मेरी दोस्त सौदामिनी है, यहीं हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है।
सिर्फ दोस्त है। तुम यह क्यों नहीं कहते कि ये हमारे राजघराने की होने वाली बहुरानी हैं? फूफा जी ने धीरे से जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। उनकी जहरीली मुस्कुराहट को कुंवर नहीं भांप पाए। उन्होंने अपने फूफा जी को अपनी और सौदामिनी का सच बता दिया और उनसे यह वादा भी लिया कि वो पिताजी से उनके विवाह की बात करें और उन्हें राजी करें। राजन के पिता ने शराफत का मुखौटा ओढ़कर कुंवर से वादा किया कि वो सूरजभान को इस शादी के लिए तैयार कर लेंगे। उनका कहना था कि राजा सूरजभान सौदामिनी की सुंदरता और उसकी मासूमियत देखकर उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे और मैं उनके सामने सौदामिनी की इतनी तारीफ करूंगा कि वो मेरी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे और सौदामिनी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। कुंवर विक्रमादित्य अपने फूफा जी के गंदे विचारों से वाकिफ नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को राजी करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। उनके फूफा जी ने कहा कि तुम अभी अपने पिता से इसके बारे में कोई बात न करना, मैं पहले भाई साहब से बात करके उन्हें मना लूंगा, उसके बाद तुम उनसे बात करना। कुंवर ने उनकी बात मान ली, जबकि कुंवर को इसका आभास भी नहीं था कि उन्होंने स्वयं ही अपने जीवन को बर्बाद करने का लाइसेंस अपने फूफा जी को दे दिया है। कुंवर और सौदामिनी अपने आने वाले जीवन के रंगीन सपनों में खो गए। उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि अब दोनों के जीवन में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर ले जाएगा। और सौदामिनी के जीवन में तो अब अमावस्या की काली रात आने वाली है जो उसके पूरे जीवन को स्याह रात में तब्दील कर देगी। इन बातों से अनजान सौदामिनी स्वयं को कुंवर की दुल्हन के रूप में देख रही थी। वह मन ही मन बहुत खुश थी। अब वह एक राजघराने की बहू बनेगी। उसका प्यार उसके पति के रूप में हमेशा उसके साथ रहेगा। जीवन की तमाम खुशियां उसके कदम चूमेंगी। ऐसे ही खुशनुमा ख्वाबों में सौदामिनी खोई रहती। वो रात दिन बस एक ही सपना देखती, वो दुल्हन बनी सुहाग सेज पर बैठी है और कुंवर उसका घूंघट उठा रहे हैं और वो खुद ही सिमटती जा रही है। फिर वो स्वयं ही गुनगुना उठती, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ, मैं सिमट रही, तुम सिमट रही हो शर्मा की अपनी बाहों में। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ, तुम सिमट रही हो शर्मा की अपनी बाहों में। फिर खुद ही शर्मा कर धत कहकर अपनी पलकें झुका लेती। इस बीच उसकी कॉलेज की परीक्षाएं भी खत्म हो गईं। एक दिन वो शाम को अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी थी, तभी कुंवर का फोन आया और उन्होंने कहा उसके पिताजी उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन कुंवर ने यह भी बताया कि वो उसके साथ नहीं जा सकते क्योंकि फैक्ट्री में कुछ जरूरी काम है, वो बाद में आ जाएंगे। महल से सौदामिनी को लेने गाड़ी आ जाएगी। सौदामिनी ने कहा कि वो अकेली नहीं जाएगी। तब कुंवर ने समझाते हुए कहा, पिताजी की आज्ञा का यदि तुरंत पालन न किया जाए तो वो फिर उस व्यक्ति से कभी बात नहीं करते, इसलिए तुम पहले चली जाओ, थोड़े दिन शाम तक या कल तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा। जबकि कुंवर विक्रमादित्य यह नहीं जानते थे कि आज के बाद वह कभी भी सौदामिनी से मिल नहीं पाएंगे। उनके खिलाफ उनके फूफा जी और राजन ने जो षड्यंत्र रचा था उसमें सौदामिनी और विक्रमादित्य उलझकर रह जाएंगे, या कह सकते हैं उनका पूरा जीवन ही तबाह हो जाएगा। कुंवर की बात मानकर सौदामिनी अपनी इच्छा के खिलाफ राजा सूरजभान के महल की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसे एक बहुत बड़े सजे सजाए कक्ष में ले जाया गया, जहां छत पर बड़े बड़े फानूस लटक रहे थे। कक्ष में कीमती सोफे पड़े थे, फर्श पर कीमती कालीन बिछा हुआ था, दीवारों पर बेशकीमती पेंटिंग टंगी हुई थी। वहां की शानो शौकत देखकर सौदामिनी की आंखें चौंधिया गईं। तभी एक रौदार आवाज सुनाई दी, लड़की, तुम अभी तक इस कीमती सोफे पर बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, फिर तुमने इस राजघराने के इकलौते वारिस
से विवाह करने की हिम्मत कैसे जुटा ली? उस रौबदार आवाज को सुनकर सौदामिनी का पूरा बदन कांपने लगा। उसने घूमकर उस आवाज की ओर देखा तो वहां एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा हुआ था। उनके हाथ में सोने की छड़ी थी, आंखों पर सोने की फ्रेम का चश्मा लगा हुआ था, गले में सच्चे मोतियों की माला थी। उन्होंने बंद गले की शेरवानी और चूड़ीदार पैजामा पहन रखा था। कंधे पर सोने की कारीगरी से सजा मर्दाना शाल था और चेहरे पर आक्रोश की लाली। उस व्यक्ति को देखकर सौदामिनी के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। उस व्यक्ति को देख सौदामिनी समझ गई कि यही कुंवर के पिता राजा सूरजभान सिंह हैं। उस व्यक्ति ने बैठते हुए कहा, बैठ जाओ। वैसे तुम मेरे सामने खड़ी रहने की भी हैसियत नहीं रखती, पर मैं तुम्हें यहाँ अपने सामने बैठने के लिए कह रहा हूँ। इसकी वजह है मेरा बेटा कुंवर विक्रमादित्य। तुमने अच्छा दांव लगाया। आखिर हो ना एक तवाइफ की ही बेटी, तो अमीरों और राजघरानों के बेटों को अपने जाल में फंसाने की कला में तो तुम माहिर ही होगी। तभी तो मेरे सीधे साधे बेटे को अपने रूप जाल में फंसा लिया, और वह भी अपनी असलियत छुपाकर। अगर तुमने भानु की रखेल बनने के सपने संजोए होते तो शायद मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि राजघरानों में तवाइफों को मन बहलाने के लिए राजघराने के लड़के महल से दूर दूसरे घर में रखते हैं, लेकिन उन्हें महल की रानी का दर्जा नहीं देते। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम कुंवर की शादी तुमसे करेंगे? तुम अपनी औकात भूल गई, जो चांद को पानी की ख्वाहिश कर बैठी। राजा सूरजभान की आवाज सुनकर सौदामिनी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजा साहब क्या कह रहे हैं। क्या वह एक तवाइफ की बेटी है? तभी उसकी माँ कभी उसे अपने साथ नहीं रखती थी। क्या उसके कॉलेज की सहेलियां ठीक कह रही थीं? यही सोच सोचकर सौदामिनी का दिल बैठा जा रहा था। तभी राजा सूरजभान की कड़कदार आवाज सुनाई दी, लड़की, तेरी भलाई इसी में है कि तू कुंवर के जीवन से दूर चली जा। तू हमारे खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। तू किसी गरीब घर की बेटी होती, किसी यतीम खाने में पली बड़ी होती, किसी विधवा की बेटी होती, तो मैं तुम्हें खुशी खुशी अपने राजघराने की बहू बना लेता। लेकिन तू एक तवाइफ की बेटी है, इसलिए हम तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने खानदान की बहू रानी नहीं बना सकते। तुम किसी भी शरीफ खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। यही तुम्हारा सच है, जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ले लो, मैं तुम्हें दौलत की तराजू में तौल दूंगा, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन आराम से गुजरेगा। पर तुम यहाँ से, इस शहर से दूर चली जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे मनवाने के दूसरे तरीके भी आते हैं, जो तुम्हारे हक में ठीक नहीं होगा। यह मेरा अंतिम फैसला है। राजा सूरजभान ने अपना फैसला सुना दिया। राजा साहब, आप क्या कह रहे हैं? मुझे पता नहीं है। मैं एक तवाइफ की बेटी हूँ, ये मैं नहीं जानती थी। मेरी माँ ने कभी मुझे कुछ नहीं बताया, ना अपने साथ रखा, और ना मेरे पिताजी कभी मुझसे मिलने आए, इसलिए मैं अपने सच से वाकिफ नहीं थी। मैं एक तवाइफ की बेटी हूँ, शायद यही मेरे जीवन का सच है। ये बात मुझे समझ आने लगी है, इसीलिए मुझे मेरी माँ ने अपने साथ नहीं रखा और अपने से दूर रखा। राजा साहब, अगर मुझे यह पता होता कि मैं तवाइफ की बेटी हूँ तो मैं कभी भी कुंवर जी के जीवन में नहीं आती। जहाँ तक पैसे की बात है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आज के बाद कभी भी कुंवर जी से नहीं मिलूंगी। अब वह मेरे कुंवर जी नहीं, बल्कि मेरे लिए आपके बेटे कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह हैं। मैं कुंवर जी के जीवन से बहुत दूर चली जाऊंगी। इतना कहते हुए सौदामिनी कटे हुए वृक्ष की तरह जमीन पर बैठ गई। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना सब कुछ लुटा कर कंगाल हो गई है। फिर वह अपना मुंह अपनी हथेलियों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। देखा भाई साहब, इस पतुरिया का तिरिया चरित्र। तभी सौदामिनी को एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर उधर देखा और अपने सामने खड़े व्यक्ति को देख उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। सौदामिनी
अपने सामने राजन और उसके पिता को देखकर चौंक गई। उसे अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस भाई और फूफा पर कुंवर ने इतना विश्वास किया, उन्होंने ही उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया। कुछ देर सौदामिनी स्तब्ध खड़ी राजन और उसके पिता को देखती रही, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, तो यह सब आपका किया धरा है फूफा जी? हाँ भाई साहब, और ये बातें भाई साहब को मैंने ही बताई थी, क्योंकि तुम्हारी असलियत बताना जरूरी था। मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम हमारे शहर की मशहूर तवायफ चांदबाई की बेटी हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल हूबहू अपनी माँ से मिलती है। कोई अंधा भी तुम्हें देखकर बता सकता है कि तुम तवायफ चांदबाई की बेटी हो। हम खानदानी लोग हैं, तुम जैसी लड़की को अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं? तुमने तो कुंवर से अपनी असलियत छुपा ली, पर मैंने तुम्हें पहचान लिया और भाई साहब को तुम्हारा सच बता दिया। इसमें इतना तिलमिलाने की क्या जरूरत है? तुमने तो अपना सच कुंवर से छुपाया था, इसलिए मुझे तुम्हारा सच बताना पड़ा। राजन के पिता ने सौदामिनी को वासना भरी नजरों से देखते हुए कहा, जोगिंदर, तुम इस लड़की को जितने पैसे चाहिए दे दो और इससे कहो कि यह हमारे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाए। राजा सूरजभान ने अपने बहनोई राजन के पिता से कहा, भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अगर इस लड़की को ऐसे ही जाने देंगे तो यह आपके गले की फांस बन जाएगी। जोगिंदर ने कुटिलता से कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? राजा सूरजभान ने कठोर शब्दों में पूछा। मामा जी, पिताजी के कहने का मतलब यह है कि अगर विक्की भैया को यह पता चला कि सौदामिनी को आप इसलिए अपने घर की बहू नहीं बना रहे हैं कि वह एक तवायफ की बेटी है, तो वह आपसे बगावत कर सकते हैं। राजन ने जल्दी से कहा, खामोश हो, तुम क्या बातें कर रहे हो? विक्की कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। उसे भी मेरी तरह अपने खानदान की प्रतिष्ठा का ख्याल है। वो किसी भी कीमत पर एक तवायफ से शादी नहीं करेगा। सूरजभान ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, भाई साहब, राजन के कहने का मतलब यह है बिल्कुल नहीं था कि विक्की आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा। वो आपके सामने ऐसे तथ्य रख देगा कि आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। आप तो जानते हैं कि वह एक समाज सेवक है, समाज से कुरीतियों को हटाने के लिए मिशन चला रहा है। जब उसे ये पता चलेगा कि सौदामिनी बचपन से ही अपनी माँ से दूर रही है, तो यही तर्क देगा कि इसमें सौदामिनी का क्या दोष है, फिर उसे किस बात की सजा दी जा रही है। और आप भी विक्की की बातों में आ सकते हैं। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आप जानते हैं ना, इश्क का बुखार इतनी आसानी से नहीं उतरता। जोगिंदर ने जहरीली हंसी हंसते हुए राजा साहब से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ, मुझे पहेलियां बूझने की आदत नहीं है। राजा सूरजभान ने कठोर शब्दों में कहा, भाई साहब, आप तो जानते हैं कि इश्क सर चढ़कर बोलता है, और वो भी इतना सुंदर इश्क, और ऐसी सुंदर लड़की से किया गया इश्क। हमें सौदामिनी को विक्की की नजरों में लालची और चरित्रहीन साबित करना होगा, और वो भी बहुत चालाकी से। सौदामिनी चिल्ला चिल्ला कर भी अपने को निर्दोष साबित करना चाहे तो भी विक्की को इसकी बातों पर विश्वास ना हो। जोगिंदर ने कुटिलता से कहा। जोगिंदर की बात सुनकर सौदामिनी अंदर तक कांप गई। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, राजा साहब, आप ऐसा कुछ भी ना कीजिए। मैं खुद ही कुंवर की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपनी माँ की असलियत नहीं जानती थी, वरना मैं कभी भी कुंवर जी के नजदीक नहीं आती। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। हम तुम्हारा विश्वास करें, एक तवायफ का? अगर तुम इतनी ही सच्ची होती तो कुंवर को अपना सच बता चुकी होती। राजन ने गुस्से में सौदामिनी की बात काटते हुए कहा, मेरा विश्वास करो, मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ एक तवायफ है राजन भैया। सौदामिनी ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, खबरदार जो तुमने मुझे अपनी गंदी जुबान से भैया कहा। मैं किसी तवायफ का भाई नहीं हूं। तुम मेरे सीधे साधे भाई को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मेरा भाई तुम्हारी सुंदरता के मोह जाल में फंस गया, उसे तुम्हारे चंगुल से निकालना ही होगा। इसके लिए हमें
भी तुम्हारी तरह झूठ का सहारा लेना होगा, जिससे तुम्हारे इश्क का भूत बिक्की भैया के सिर से उतर जाए। राजन ने गुस्से में शराफत का ढोंग करते हुए कहा, राजन बिल्कुल सही कह रहा है भाई साहब। अगर आपने कुंवर का विवाह सौदामिनी से ना करके जबरदस्ती किसी और लड़की से कर दिया तो उस लड़की का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जोगिंदर ने गंभीर लहजे में कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बताओ। राजा सूरजभान ने जोगिंदर को घूरते हुए पूछा, भाई साहब, बिक्की इस सौदामिनी के प्रेम में इतना पागल हो गया है, अब वह किसी और लड़की से प्यार नहीं कर सकता। अगर किसी दूसरी लड़की से मजबूरी में उसे विवाह करना पड़ा तो बिक्की उस लड़की को अपनी पत्नी का अधिकार कभी नहीं देगा। प्यार करना तो दूर की बात है। तब आप क्या करेंगे? जब उस लड़की को यह पता चलेगा कि उसका जीवन आपकी जिद के कारण बर्बाद हुआ है तो वह आपका सम्मान नहीं करेगी, बल्कि आपसे घृणा करेगी। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वही आप कीजिए। कुंवर के दिल में इस तवायफ की लड़की के लिए इतनी नफरत भर दीजिए कि कुंवर इसके नाम से भी घृणा करने लगे। और ये करना कुछ कठिन नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस लड़की की माँ एक तवायफ है। ये सभी जानते हैं। तवायफें किसी व्यक्ति से नहीं, पैसे से मोहब्बत करती हैं। जोगिंदर ने कुटिलता से हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में सौदामिनी के लिए वासना साफ दिखाई दे रही थी। सौदामिनी जोगिंदर की बात सुनकर सिहर गई। उसने राजा सूरजभान सिंह से विनती करते हुए कहा, मैं कुंवर से कभी नहीं मिलूंगी। पर उसकी बातों पर राजा सूरजभान ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जोगिंदर की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें जो करना है वो करो, पर इस लड़की को मेरे बेटे के जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दो। पर ध्यान रहे, मेरा नाम कुंवर के सामने नहीं आना चाहिए। इतना कहकर सूरजभान वहां से जाने लगे। सौदामिनी ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, राजा साहब, आपने धोखे से मुझे यहाँ बुलाया है। यह आपने अच्छा नहीं किया। आप मुझे अपने घर की बहू न बनाइए, पर मुझे इन लोगों के हवाले न कीजिए। मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप ऐसा अनर्थ न कीजिए। भगवान के लिए आप भगवान से डरिए। अगर आप लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो भगवान आप लोगों को कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी क्षमा नहीं करेगा। अगर भगवान ने क्षमा कर दिया राजा साहब, तो मैं कभी आपको क्षमा नहीं करूंगी। आपके खानदान की मान प्रतिष्ठा को धूल में मिला दूंगी। आप एक औरत को प्रतिशोध की ज्वाला में मत झोंकिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। एक औरत जब प्रतिशोध लेने पर उतरती है तो वो काली बन जाती है। तब उसके साथ अनर्थ करने वाले के जीवन में ऐसा बवंडर आता है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। आप ऐसा ना होने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सौदामिनी की दर्द भरी याचना सुनकर भी राजा सूरजभान का चेहरा कठोर बना रहा। उन्होंने झटके से अपना पैर छुड़ाया और हाल से बाहर निकल गए। सौदामिनी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो समझ गई कि अब उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उसको बचाने के लिए यहाँ कोई कृष्ण नहीं आएंगे। उसे खुद अपने अस्मत की रक्षा करनी होगी। यही सोचकर वह उठकर दरवाजे की ओर भागी, पर दरवाजे तक पहुंचने से पहले दरवाजा बंद हो गया। जोगिंदर और राजन सौदामिनी के सामने आकर कुटिलता से मुस्कुराते हुए उसे कामुक नजरों से देख रहे थे। कामुक नजरों से देखते हुए राजन सौदामिनी की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में वासना का तूफान मचल रहा था। सौदामिनी राजन का इरादा भांप कर अंदर तक कांप उठी। उसने पीछे हटते हुए डरी हुई आवाज में कहा, राजन भैया, आप मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद कभी भी कुंवर के सामने नहीं जाऊंगी। हम तुम्हें कुंवर के सामने जाने लायक छोड़ेंगे ही नहीं। तुम बहुत उड़ने लगी थी। तुम बिक्की की प्रेमिका बनकर मुझे चिढ़ाने लगी थी, मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। अब तेरे पर कतरने का समय आ गया है। मैं तेरे पर ऐसे कतर दूंगा कि तू कभी उड़ ही नहीं सकेगी, सिर्फ जीवन भर फड़फड़ाती रहेगी। राजन ने होठों पर जबान फेरते हुए कहा। सौदामिनी का हाथ पकड़कर उसने अपनी तरफ खींच लिया। सौदामिनी के मुंह से चीख निकल पड़ी।
वो राजन की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर राजन की पकड़ बहुत मजबूत थी। राजन ने जबरदस्ती सौदामिनी को अपनी बाहों में भर लिया। सौदामिनी छटपटाने लगी। तभी राजन के पिता ने कहा, राजन यहाँ नहीं, इसे अंदर के कमरे में लेकर चलो, यहाँ कभी भी कोई आ सकता है। राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पिताजी। इतना कहकर राजन सौदामिनी का हाथ पकड़कर घसीटते हुए पिछले दरवाजे से बाहर ले गया। दरवाजे के बाहर लंबी गैलरी थी। सौदामिनी खुद को छुड़ाने का प्रयास करती रही, पर राजन उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। महल के कुछ नौकर नौकरानियों ने उन्हें देखा भी, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि जोगिंदर इस महल के दामाद थे। उनसे कोई कुछ पूछ नहीं सकता था। सौदामिनी की हालत देखकर वे समझ गए कि इस लड़की के साथ कुछ गलत होने वाला था, पर वे इस महल के नौकर थे, उनको अपने मालिक के सामने बोलने का कोई अधिकार नहीं था। वे थोड़ी दूर सौदामिनी को घसीटते हुए ले गए। आगे जाकर उन दोनों ने कमरे का दरवाजा खोला। कमरा आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित था। राजन ने सौदामिनी को सामने पड़े बेड पर धकेल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसने अपनी कमीज निकालकर कुर्सी पर फेंक दी और सौदामिनी के पास बिस्तर पर आ गया। सौदामिनी गिड़गिड़ाने लगी, अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी। राजन भैया, मैंने आपको हमेशा अपना भाई समझा है, आप ऐसा अनर्थ न कीजिए। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, सौदामिनी रोते हुए कह रही थी। लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता, तुम तो मेरे दिल की रानी हो। मेरी तो पहले ही दिन से तुम पर नजर थी, पर विक्की के डर से मैं तुमसे दूर रहता था, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरे पिता ने तुम्हारी असलियत मेरे सामने खोल दी। अब तो मैं तेरे इस खूबसूरत जिस्म से अपनी शरीर की प्यास बुझाऊंगा, तभी मेरे मन को सुकून मिलेगा। तेरा दूधिया बदन जब मेरी बाहों में मचलेगा तो क्या अलम होगा, मैं सोचकर ही रोमांचित हो रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम अभी तक कुंवारी हो या विक्की ने तुम्हारे फूल जैसे जिस्म को मसला है? राजन ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, अपनी गंदी जुबान से कुंवर जी का नाम भी ना लो। कुंवर जी औरतों की इज्जत करते हैं, वो तुम्हारे ही तरह दरिंदे नहीं हैं। अगर कुंवर जी को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कमीने। सौदामिनी ने घृणा से राजन को देखते हुए कहा, साली मुझे कमीना कहती है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ यह कमीना क्या कर सकता है। इतना कहकर राजन ने आगे बढ़कर सौदामिनी को बिस्तर पर ढकेल दिया और उसके कपड़े फाड़ने लगा। सौदामिनी चिल्लाती रही और राजन वैसी जानवर की तरह ठहाके लगाता हुआ उसकी इज्जत को तार तार करने लगा। सौदामिनी अपने बचाव में हाथ पैर मारती रही, लेकिन वो राजन जैसे जानवर से जीत नहीं सकी। उसने उसकी इस्मत को चकनाचूर कर दिया। थोड़ी देर बाद अपने लहू लुहान जिस्म को चादर से लपेटे बिस्तर पर बैठी वो फूट फूट कर रो रही थी। सौदामिनी की बर्बादी का अंत यही नहीं हुआ, अभी तो उसे और जलील होना था। राजन ने हंसते हुए अपनी कमीज पहनी और कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा खुला और बंद हुआ। सौदामिनी अभी भी अपने घुटनों में सिर छुपाए रो रही थी। अब रोने से क्या फायदा, राजन ने तो तुम्हारी नथ उतार दी है, अब तुम कली से फूल बन गई हो। मैं भी इस फूल की थोड़ी खुशबू सूंघने आ गया हूँ। तभी जोगिंदर की जहरीली आवाज सुनकर सौदामिनी ने चौंक कर अपना चेहरा ऊपर उठाया और अपने सामने जोगिंदर को देखकर भयभीत हिरनी की तरह सहम गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जोगिंदर उसके सामने खड़ा है। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, अभी आपके बेटे ने मेरी इज्जत को तार तार किया है। उसी लड़की के बदन को आप कैसे छू सकते हैं? यह गुनाह है, आप ऐसा गुनाह ना कीजिए और आपको ऐसा गुनाह करना भी नहीं चाहिए। तवाइफ के साथ तो बाप बेटा एक साथ सो सकते हैं, तुम्हें तो इसकी आदत होती है। जो भी व्यक्ति पैसा दे तुम्हारे जिस्म के साथ खेल सकता है। मैं भी तुम्हारे इस खूबसूरत दूधिया जिस्म को भोगना चाहता हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं भी तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करूंगा। तुम्हारे जिस्म की आग को ठंडा करने की ताकत अभी भी मुझ में है। मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। जोगिंदर ने वासना भरी नजरों से सौदामिनी को देखकर जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, कमीनों, तुम बाप बेटे इंसान नहीं वैसी दरिंदे हो जो औरत को सिर्फ जिस्म समझते हैं।
तुम्हारे लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। भगवान तुम्हें इस गुनाह के लिए कभी क्षमा नहीं करेंगे। अगर तूने ये गुनाह किया तो ईश्वर के प्रकोप से तुझे कोई नहीं बचा सकता। तू और तेरा खानदान दोनों तबाह हो जाएंगे। सौदामिनी ने गुस्से से दांत पीसते हुए घृणा से बद्दुआ देते हुए कहा। सौदामिनी की बातों का कोई भी प्रभाव जोगिंदर पर नहीं पड़ा। वो भूखे भेड़िए की तरह सौदामिनी के जिस्म पर टूट पड़ा। सौदामिनी रोती चिल्लाती रही, पर उस वासना के वैसी दरिंदे ने सौदामिनी के जिस्म को रौंद डाला। जोगिंदर ने कई बार सौदामिनी के जिस्म से अपनी वासना की आग बुझाई। उसके बाद अपने कपड़े पहनते हुए कहा, तेरा जिस्म तो बहुत कमाल का है। मैंने तेरी माँ के जिस्म को भी रौंदा है, पर तेरी जवानी तो बहुत मदमस्त है। अभी एक दिन तुम्हें और अपने पास रखूंगा। अभी मेरी प्यास नहीं बुझी है। इतना कहकर जोगिंदर कमरे से बाहर चला गया। रात को दोनों बाप बेटे फिर आए और रात भर सौदामिनी के जिस्म को बारी बारी रौंदते रहे। ये सिलसिला दूसरे दिन तक चलता रहा। दूसरी तरफ कुंवर सौदामिनी को फोन मिला मिलाकर परेशान हो गए। उनका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। फिर कुंवर ने जोगिंदर को फोन मिलाया। फूफा जी, सौदामिनी का फोन नहीं लग रहा है। हम कल रात तक मीटिंग में फंसे रहे, सौदामिनी से बात नहीं कर सके। जब कल रात को उसे फोन मिलाया तो उसका फोन नेटवर्क कवरिंग क्षेत्र से बाहर बता रहा है। हमने सोचा नेटवर्क की समस्या होगी, कल उससे बात कर लेंगे। उसने हमें बताया था कि वो पिताजी से मिलने के लिए अब के बाद अपनी मौसी के घर चली जाएगी। उसी शहर में उसकी मौसी भी रहती हैं। आज सुबह से उसे फोन मिला रहे हैं, पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। फूफा जी, क्या सौदामिनी वहां पहुंची नहीं? फूफा जी, हमें बहुत चिंता हो रही है। सौदामिनी कल महल पहुंची थी या नहीं? अगर पहुंची थी तो उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? और नहीं पहुंची तो क्या कारण है? गाड़ी तो महल से निकल करके यहां उसे लेने आ गई थी। उसने गाड़ी पे बैठने के बाद मुझसे कहा था कि वो महल की तरफ जा रही है। ऐसा क्या हुआ कि वो महल नहीं पहुंची? कुंवर ने परेशानी भरे लहजे में पूछा। बेटा विक्की, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, तभी तुम्हारा फोन आ गया। सौदामिनी महल आई थी, वह तुम्हारे पिताजी से भी मिली। यहाँ कुछ ठीक नहीं है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं तुम्हें सौदामिनी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जोगिंदर ने परेशानी का नाटक करते हुए कहा। फूफा जी, क्या बात है? हमें बताइए, हमारा दिल बैठा जा रहा है। क्या पिताजी ने शादी के लिए इनकार कर दिया? कुंवर ने घबरा कर पूछा। मैं फोन पर कुछ नहीं बता सकता, तुम जितनी जल्दी हो यहाँ आ जाओ। इतना कहकर जोगिंदर ने फोन काट दिया। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट फैली हुई थी। दूसरी तरफ कुंवर विक्रमादित्य अपने फूफा जी की बात सुनकर परेशान हो गए। उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उन्होंने तुरंत महल जाने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद ही उनकी कार महल जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। रास्ते भर यही सोचते रहे कि सौदामिनी कार में बैठने के बाद बहुत खुश थी। उसने कहा था कि महल पहुंच करके वो उससे बात करेगी, लेकिन महल पहुंचने के बाद उसका कोई फोन नहीं आया और वो मीटिंग में बिजी रहे, इसलिए उसे फोन नहीं कर सके। रात में जब उन्होंने फोन करने की कोशिश की तो सौदामिनी का फोन मिला नहीं। अपने फूफा जी की बात सुनकर कुंवर और परेशान हो गए थे। उन्होंने तुरंत महल पहुंचने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद ही उनकी कार महल की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। वो सौदामिनी को लेकर पहले ही परेशान थे, अब जोगिंदर की बात सुनकर उनकी परेशानी और बढ़ गई। कुंवर ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वो जल्दी से जल्दी अपने महल पहुंचना चाहते थे। लगभग 3 घंटे का सफर तय करके कुंवर की कार अपने महल के कंपाउंड में खड़ी हुई। वह कार से बाहर निकले। महल के नौकरों ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। पिताजी कहाँ है शंभू काका? कुंवर ने एक नौकर से पूछा। कुंवर साहब, वो अपने कक्ष में हैं, पर कल से वह बहुत परेशान हैं। वो अपने कक्ष से बाहर नहीं आए हैं, उन्होंने खाना भी नहीं खाया, शंभू ने बताया। माँ कहाँ है? मैं उनसे मिलकर पूछता हूँ क्या बात है, उसके बाद पिताजी से मिलूंगा, कुंवर ने गंभीर लहजे में कहा, जबकि उन्हें पता था कि उनके पिताजी की परेशानी का कारण क्या है। कुंवर साहब, मालकिन तो महल में नहीं है, वो कुलदेवी के दर्शन के लिए गई हैं।
शंभू काका ने बताया। ठीक है, आप जाइए, हम पिताजी के पास जा रहे हैं, कुंवर ने कहा और महल के अंदर जाने लगे। वह सीधे अपने पिता के कक्ष की ओर चल पड़े। वह कक्ष के सामने जैसे ही पहुंचे, पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कुंवर ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो वहां जोगिंदर और राजन खड़े हुए थे। कुंवर उनसे कुछ पूछते उससे पहले जोगिंदर ने बिना कुछ कहे बिक्की का हाथ पकड़कर कक्ष से दूर ले जाने लगे और वे उनके चेहरे पर गंभीरता भी दिखाई दे रही थी। फूफा जी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे पिताजी से मिलना है, कुंवर ने गंभीर लहजे में कहा। तुम पहले मेरे साथ आओ, उसके बाद भाई साहब से मिलना। मैंने तुम्हें फोन करके बताया था कि भाई साहब तुमसे बहुत नाराज हैं। तुम पहले मुझसे आकर मिलो, फिर भी तुम मुझसे मिलने नहीं आए, सीधे अपने पिताजी से मिलने जा रहे हो। अगर मैं तुम्हें रोक ना लेता तो अनर्थ हो जाता। जोगिंदर ने गुस्से में अपनापन दिखाते हुए कहा। क्या अनर्थ हो जाएगा? मैं सौदामिनी से शादी करना चाहता हूँ, इसमें अनर्थ जैसी क्या बात है? वो गरीब है इसलिए? कुंवर ने गुस्से में पूछा। सौदामिनी का गरीब होना इसका कारण नहीं है। वह सिर्फ गरीब होती तो मैं तुम्हारे पिताजी को मना लेता, पर यहाँ बात कुछ और है, और वो भी बहुत गंभीर, जिसका भान तुम्हें भी नहीं है। जोगिंदर ने झल्ला कर कहा, जैसे वे विक्की के सबसे बड़े हितैषी हों। फूफा जी, साफ बताइए क्या बात है? मुझे पहेलियां बूझने की आदत नहीं है, कुंवर ने गुस्से में कहा। बिक्की भैया, हम आपको कैसे बताएं क्या बात है? बस आप इतना जान लीजिए कि आपकी शादी सौदामिनी भाभी से नहीं हो सकती। राजन ने परेशानी का नाटक करते हुए कहा। क्यों नहीं हो सकती मेरी शादी सौदामिनी से? मैं यही तो जानना चाहता हूं, कुंवर ने आक्रोशित स्वर में पूछा। ये तुम ना जानो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है बिक्की बेटा, वरना तुम्हारा दिल टूट जाएगा और तुम्हारा प्यार नफरत में बदल जाएगा। तुम्हारे लिए यही ठीक होगा तुम सौदामिनी को भूल जाओ, जैसे वो कभी तुम्हारी जिंदगी में आई ही नहीं थी। जोगिंदर ने उदासी का जामा पहनते हुए कहा, जबकि वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि वो अपनी चाल में कामयाब हो गया। हम सौदामिनी को नहीं भूल सकते, हम उसे बहुत प्यार करते हैं और शादी भी उसी से करेंगे। ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, पिताजी भी नहीं, कुंवर ने गुस्से में चिल्लाते हुए जवाब दिया। लेकिन हम किसी तवाइफ की बेटी को अपने खानदान की बहू नहीं बना सकते, ये हमारा फैसला है। तभी दरवाजे के पास से राजा सूरजभान की दहाड़ सुनाई दी। अपने पिता की बात सुनकर कुंवर के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई देने लगे। उन्हें लगा कि उनका दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में लेकर भींच लिया हो। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाले थे कि राजन ने दौड़कर उन्हें संभाल लिया। कुंवर विक्रमादित्य के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भरी बाजार में उन्हें थप्पड़ मारकर उनका सब कुछ छीन लिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सौदामिनी हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकती। उसने हमें कभी नहीं बताया कि उसकी माँ एक तवाइफ है, कुंवर ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा। यह सच है विक्की बेटा, उसने तुमसे अपना सच छुपाया। उसकी माँ इस शहर की एक मशहूर तवाइफ है, वो आज भी अपना कोठा चलाती है। अब उसकी विरासत को सौदामिनी आगे बढ़ाएगी। उसने सोच समझकर तुम्हें अपने जाल में फांसा था। वह तुमसे शादी कभी नहीं करती, बल्कि वो समय आने पर तुम्हें ब्लैकमेल करती, और उसने ऐसा किया भी। भाई साहब से उसने तुम्हें छोड़ने के लिए लाखों रुपए का सौदा किया है, जोगिंदर ने गंभीरता का जामा पहनकर कहा। हम नहीं मानते, सौदामिनी ऐसा कभी नहीं करेगी, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, कुंवर ने जोगिंदर को झड़कते हुए कहा। मैं जानता था कि तुम हमारी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, पर इसका सबूत भी हमारे पास है, देखना चाहोगे? जोगिंदर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। कैसा सबूत? ये रहा बैंक की डिटेल, जिसके मुताबिक भाई साहब ने सौदामिनी को 3 करोड़ रुपए दिए हैं। अभी इतना ही और देना है। जोगिंदर ने बैंक का एक कागज दिखाते हुए कहा। उसे देखकर कुंवर की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जो जोगिंदर कह रहे थे कागज भी वही बता रहा था। यह देखकर सुनकर कुंवर के मन में आक्रोश की आंधी चलने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की इतनी शातिर भी हो सकती है। वो एक तवाइफ की बेटी है, ये सच भी उसने विक्की से छुपाया। विक्की के चेहरे पर आते जाते भावों को देखकर जोगिंदर और राजन समझ गए कि अब लोहा गर्म है, इस पर इसी समय हथौड़ा मारकर अपने अनुरूप ढाला जा सकता है। विक्की भैया, सौदामिनी जी ने आपसे क्या कहा था कि इस शहर में उसकी मौसी रहती हैं, वो उन्हीं के पास रुकेगी, पर जिसके पास सौदामिनी जी इस समय रुकी हुई हैं वो उनकी मौसी नहीं, उनकी माँ चांदबाई है।
अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं तो चल कर देख लीजिए। सौदामिनी जी इस समय अपनी माँ के पास हैं, राजन ने विक्की को उकसाते हुए कहा। कुछ सोचते हुए विक्की ने गंभीर लहजे में जोगिंदर से पूछा, आपको कैसे पता चला कि सौदामिनी एक तवाइफ की बेटी है? हम यहाँ भाई साहब से सौदामिनी और तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए थे। मैंने तुम्हारे पिताजी को सौदामिनी की तस्वीर भी दिखाई। तस्वीर देखकर भाई साहब शादी के लिए तैयार हो गए। तभी मेरा दोस्त भुवन यहाँ आया। उसने मेज पर रखी सौदामिनी की तस्वीर देख ली और फिर तुम्हारे पिताजी पर व्यंग कसते हुए कहा, राजा साहब आपके महल में कब से तवाइफों की तस्वीरें आने लगी? हमने तो सुना था कि आपके खानदान के लोग तवाइफों के कोठे से दूर रहते हैं, तो यह उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? भुवन की बात सुनकर मैंने गुस्से में पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तवाइफ की तस्वीर नहीं, सौदामिनी की तस्वीर है। तब उसने कहा, तो ये चांदबाई की बेटी होगी, क्योंकि ये हूबहू चांदबाई की ही तरह है। हमें भी तुम्हारी तरह भुवन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ था। तब जब सौदामिनी ने खुद ही बताया कि वो एक तवाइफ की बेटी है और उसे कुंवर की जिंदगी से जाने के लिए 6 करोड़ रुपए चाहिए, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम चांदबाई के कोठे पे चलो, खुद अपनी आंखों से सौदामिनी का असली चेहरा देख लो, जोगिंदर ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा। जोगिंदर, बिक्कू को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके सिर पर इश्क का भूर सवार है, इसलिए इस समय ये हमारी बात नहीं सुनेगा। कुंवर को चांदबाई के कोठे पर लेकर जाओ। जब ये सच अपनी आंखों से देखेगा तभी ये हमारी बातों पर विश्वास करेगा, अन्यथा नहीं। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप, तुम खुद वहां जाओ और अपनी सौदामिनी का असली चेहरा देखो। अगर फिर भी तुम उससे शादी करना चाहोगे तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे लिए इस महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, राजा सूरजभान ने कठोर शब्दों में कहा और वहां से चले गए। बिक्की पिता की बात सुनकर राजन और अपने फूफा जी को देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उनके साथ निकार में बैठकर चांदबाई की कोठी की तरफ चल पड़ा। उसके मन में तूफान उठा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसकी कार एक हवेली के सामने खड़ी थी। कुंवर ने झटके से कार का दरवाजा खोला और हवेली के अंदर चला गया। दरवाजे पर एक पहलवान जैसे आदमी ने कुंवर का रास्ता रोकने की कोशिश की, पर कुंवर ने उसे एक तरफ धक्का दे दिया और हवेली के अंदर दाखिल हो गया। तभी उसकी नजर अपने सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसे देखकर विक्की के मुंह से बेख्याली में निकल गया, सौदामिनी। अपने सामने सौदामिनी जैसी लड़की को देखकर, औरत को देखकर विक्रमादित्य विस्मय से चौंक गए थे। ये थी उपन्यास का दूसरा पार्ट, चाहत तेरे इसका दूसरा भाग। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए इस उपन्यास का तीसरा भाग जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। अगर मेरा उपन्यास आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और समीक्षा करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये उपन्यास आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद आपको क्या लगा, इसकी बातें आप समीक्षा करके जरूर बताइएगा। इस उपन्यास का अगला तीसरा भाग कल लेकर के मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।